हेलो ऑल। तो अभी हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू टॉपिक है। इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे जितना हो सकेगा और लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जो कि नेट में भी आता है, गेट में भी आता है, जैम में भी आता है और एमएससी एंट्रेंसेस में भी आता है, DU अदर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस जो भी होंगे। ठीक है, तो सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 से 6 मार्क्स का ये नेट में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, 5 to 6 मार्क्स का ये नेट में क्वेश्चन आता है इससे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हर एक पॉइंट को कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आए तो कोई भी इसका पोर्शन हम मिस ना कर पाए, मार्क्स हमारे डिडक्ट ना हो सॉलिड की वजह से। और इसके लास्ट में हम असाइनमेंट्स एंड प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे, पूरी तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर CSCl जो सॉलिड हम बनाते हैं होता है वो SCC होता है या BCC होता है। तो देखो, अगर एक्सपेरिमेंटली जब पहले ऐसा लगता था कि CSCl में क्या होता है, एक सीजियम एटम, एक सीजियम एटम यहाँ पर होता है, बॉडी सेंटर में होता है, विच इज सराउंडेड बाई 8 क्लोरीन एटम्स, जो कि 8 क्लोरीन एटम्स यहाँ पर क्लोरीन होगा प्रेजेंट। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ और यहाँ पर एक सीजियम प्रेजेंट होता है। तो ऐसा माना जाता है कि 7-8 क्लोरीन एटम से सराउंड होगा एक सीजियम, तो हम इसको बोलते थे कि BCC होना चाहिए था। बट जब एक साड़ी में इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये होता है, जब एक साड़ी में इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ये पाएगा कि ये जो है BCC ना होकर के ACC होता है। ठीक है, तो इसमें जो BCC के प्लेन थे वो नहीं मिल रहे थे, तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा था। तो यही कहा है कि CCCl फॉर्म SCC नॉट BCC, एक्चुअली क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड सीजियम एटम है तो क्यूबिकल वॉइड एट बॉडी सेंटर। ठीक है, तो यही बात है, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया तो SCC फॉर्म किया रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, SCC मारना है हमें। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो किसी भी सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो या कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता ही है। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेन पार्ट है सॉलिड फॉर्मेशन के लिए, एंड अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है सॉलिड एटम, सॉलिड का अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पर डिपेंड करेगा सॉलिड फॉर्मेशन। तो सॉलिड देखो, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो वीक हो सकता है, मॉडरेट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो बहुत सारे सॉलिड्स होते हैं जिनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, किसी में स्ट्रॉन्ग लगता है, किसी में मॉडरेट लगता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस में हम नॉर्मली 3 पार्ट को देखते हैं। पहला है आयोनिक, जिसमें आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयनिक मॉलिक्यूल बोल सकते हैं जिसमें आयनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कोवेलेंट मॉलिक्यूल जिसमें कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, और तीसरा है वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जी की अब देखिए ऑर्डर क्या हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा आयनिक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, उसके बाद कोवेलेंट में लगता है एंड लिस्ट हो जाता है वान डर वाल में। अब एग्जाम्पल हम नॉर्म जानते हैं कि आयनिक का क्या हो सकता है, NaCl होता है, CHCl होता है, एक्सेट्रा और भी हो सकते हैं। कोवेलेंट की बात करें तो शुगर हो सकता है, चीनी जो हम लोग यूज करते हैं घरों में, एंड ग्रेफाइट हो सकता है, डायमंड हो सकता है, और भी बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, चारकोल वगैरह हम ले सकते हैं इसमें। एंड नेक्स्ट वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें हो सकता है आयोडीन, I2 सॉलिड एंड आइस। ठीक है, तो इसमें सबसे लीस्ट होता है इन सब में, इसमें मॉडरेट हो जाएगा शुगर, ग्रेफाइट, डायमंड में, एंड इसमें हो जाएगा हमारा सबसे हाई जो कि आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट, अब अरेंजमेंट से बात करते हैं। तो सॉलिड में 2 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। तो पहला होता है रेगुलर अरेंजमेंट एंड दूसरा होता है इरेगुलर अरेंजमेंट। तो हम सॉलिड के केस में हम रेगुलर अरेंजमेंट को ही पढ़ते हैं, इरेगुलर को हम पढ़ते ही नहीं। ठीक है, इसके हमें यूज ही नहीं है कोई। रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, ठीक है, और जिसमें अनऑक्युपाइड वॉइड प्रेजेंट होते हैं। और इरेगुलर अरेंजमेंट में एमॉर्फस सॉलिड हो सकते हैं। ठीक है, एमॉर्फस की बात करें तो हम रबड़ ले सकते हैं, जो रबड़ हम यूज करते हैं ना वो एमॉर्फस होते हैं। ठीक है, ये इरेजर जो हम इरेजर यूज करते हैं तो वो सब एमॉर्फस होते हैं। इसमें क्रिस्टलाइन काम
सिंपल एग्जांपल लेते हैं, NaCl हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है NaCl में। अब रबड़ में कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, कहीं का आइटम कहीं भी ऐसे चिपका रहेगा, कोई इसका वो अरेंजमेंट फिक्स नहीं है, ऐसे रहेगा, कभी टेढ़ा रहेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको इरेगुलर अरेंजमेंट बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें कम होते हैं इरेगुलर में, रेगुलर में ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इन दिस सॉलिड स्टेट वी हैव टू स्टडी ओनली अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। हमें केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट अरेंजमेंट्स। अब क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरा सॉलिड क्रिस्टलाइन पर बेस है, ठीक है। तो देखने के अरेंजमेंट कितने टाइप्स का होता है। पहला हो सकता है हमारे पास 1D अरेंजमेंट, एक 1D हो जाएगा, 2D हो जाएगा, 3D हो जाएगा अरेंजमेंट, ठीक है। 3 टाइप का अरेंजमेंट हम पढ़ते हैं, विच जनरेट्स डिफरेंट यूनिट सेल्स, लैटिस एंड वर्ड्स। अब इन्हीं एलिमेंट्स का हम यूज करके डिफरेंट लैटिस सेल्स बनाएंगे, डिफरेंट वर्ड्स भी जनरेट होंगे। हाँ, तो पढ़ते हैं इस पॉइंट को। क्या कहता है कि इफ अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स when arranged in a 3D space it forms a crystalline structure, then this array of point is called lattice, ठीक है। यदि हम किसी पॉइंट्स को ये हमारे पास नीचे क्या बोलते हैं, यदि इस पॉइंट को हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, एरे कर रहे हैं और हमें एक 3D स्पेस दे रहा है, ये तो हमने 2D पर ड्रॉ कर रखा है, तो हमें ऐसे नहीं दिख रहा है, मतलब मान के चल सकते हैं कि 3D होगा, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे 3D में हो सकता है कुछ, ठीक है। तो ऐसे 3D में अरेंजमेंट मिलेगा हमें, तो इसी को क्रिस्टलाइन होता है, 3D अरेंजमेंट में मिलता है, तो इसी को हम बोलते हैं लैटिस। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं लैटिस, तो इस होल पार्ट को हम बोलते हैं लैटिस, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट अरेंजमेंट हो सकता है, हमने बताया था कि डिफरेंट अरेंजमेंट करके डिफरेंट वर्ड्स यूनिट सेल्स हम जनरेट कर सकते हैं। ये देखो फर्स्ट अरेंजमेंट हो गया, यहाँ से सेकेंड अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। तो द डिफाइंड शेप विच अपॉन रिपीटिंग इन 3D स्पेस, यहाँ पर 3D स्पेस होना चाहिए था, शेप लिख रखा है। द डिफाइंड शेप विच अपॉन रिपीटिंग इन 3D स्पेस वी गेट अ होल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब हमने पूरा लैटिस तो देख लिया, पूरा लैटिस मतलब पूरा लैटिस पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब हमें किसी सॉलिड के बारे में जानना है, तो उसके हमें एक लैटिस को उठाना, सॉरी उसके हमें किसी यूनिट सेल के बारे में यदि हम स्टडी करेंगे तो वो पूरे लैटिस का इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड का इन्फॉर्मेशन वो देने वाला है, ठीक है। तो हम एक स्मॉल पोर्सन को, क्योंकि बड़ा पोर्सन पढ़ेंगे तो बहुत सारे टाइम कंज्यूम होंगे, इसलिए हम छोटे पोर्सन को ही देख लेते हैं, करते हैं, ताकि टाइम हमारे पास बच पाए। तो यही कह रहा है कि द डिफाइंड शेप विच अपॉन रिपीटिंग इन 3D स्पेस वी गेट द होल लैटिस। यदि हम किसी कोई डिफाइंड एरिया है, इसको हम 3D स्पेस में रिपीट करें तो हमें पूरा लैटिस मिल जा रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे यूनिट सेल। अब इसमें यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ये मैं सॉरी मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, इरेज कर दूँ, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूँ। ब्लू करते हैं इसको, मैं ये हो गया हमारा ब्लू, ये हमारा हो गया एक यूनिट सेल, ठीक है। एक ये यूनिट सेल हो गया। अब इसको जब हम रिपीट करेंगे तो ये वाला इस साइड भी रिपीट करेंगे तो ये भी यूनिट सेल बन रहा है, इसको रिपीट करेंगे तो यहाँ पर भी सेम टाइप का हमें सेम टाइप का एलिमेंट मिल रहा है, नीचे करेंगे हमें सेम टाइप का एलिमेंट मिल रहा है, इधर करेंगे तो भी हमें सेम टाइप का है। तो इसी को बोल रहे हैं हम, ये छोटे वाले पार्ट को, ये ब्लू वाले जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, जो कि पूरे लैटिस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। और सेम इसी पर ये वाला बात कर लेते हैं, तो ये वाला एलिमेंट ऐसे है, ये वाला। अब इसको जब हम रिपीट कर रहे हैं तो ये इधर भी सेम टाइप का हमें मिलता है यूनिट सेल, इधर भी सेम टाइप का एलिमेंट मिल रहा है, ये भी सेम टाइप का है, तो इसी को बोलते हैं यूनिट सेल है, ठीक है। तो इस यूनिट सेल का यूज करके हम पूरे सॉलिड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि सॉलिड कैसा है, क्यों है। तो वही बात होगी। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कह रहा है कि
यूनिट सेल रिपीट इन 3D फॉर्म। यूनिट सेल को जब हम रिपीट करेंगे 3D में तो हमें लैटिस बना करके देगा। व्हेन यूनिट सेल इज रिपीटेड इन 3D स्पेस इट फॉर्म्स लैटिस। अब जब हम लैटिस को रिपीट करेंगे 3D स्पेस में तो हमें सॉलिड, तो हमें क्रिस्टल बना के देगा, सॉलिड क्रिस्टल। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल, यूनिट ऑफ अ सेल, क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट ऑफ अ सॉलिड, सॉरी सेल मैं बोल रहा हूँ, सॉलिड है ये। क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट ऑफ अ सॉलिड ऑल हैव सेम अरेंजमेंट्स, मतलब सभी के पास सेम अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है। किसी एक सॉलिड की बात किया जा रहा है। ठीक है। किसी पर्टिकुलर सॉलिड के यदि क्रिस्टल, लैटिस एंड यूनिट सेल की बात करेंगे तो उनकी अरेंजमेंट सेम होगा एंड उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सिमिलर होगी। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि क्रिस्टल के, लैटिस मतलब क्रिस्टल के प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ते, यूनिट सेल लैटिस के भी प्रॉपर्टीज नहीं। यदि हम यूनिट सेल के इक्वल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं हम इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। पूरे हम क्रिस्टल का ही बता देंगे, लैटिस का तो ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। तो बोल रहा है कि सो वी कैन टेल अबाउट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट क्रिस्टल बाय स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल ओनली हम यूनिट सेल के प्रॉपर्टीज को पढ़ के पूरे क्रिस्टल के बारे में इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक में हमने बेसिक सी चीज़ें पढ़ ली। अब हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा वॉइड के बारे में जानते हैं। हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वॉइड भी जनरेट होते हैं। तो एक बार वॉइड देख लेते हैं, वॉइड क्या कहता है। चलिए जी, तो वॉइड का सॉरी तो फर्दर मूव हो गया। हाँ, लेट्स हैव अ लुक ऑन वॉइड। ठीक है। तो वॉइड के बारे में, तो पहला वॉइड होता है एक 2D बोर्ड हो जाएगा, 3D बोर्ड होगा। दो टाइप के बोर्ड हो सकते हैं। मतलब 2D क्या हो सकता है वॉइड की, मतलब ऐसे हम पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। ये मेरा सॉलिड छोटा छोटा हो गया, कोई नहीं, मैनेज कर लेना भाई। देखो, और ये जो बीच में स्पेस ड्रॉ हो गया ट्रायंगुलर टाइप का, ये वाला, ये जो ट्रायंगुलर टाइप का स्पेस ड्रॉ है इसी को हम बोलते हैं वॉइड। ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक और ऐसे रख दें, एक और ऐसे रख दें, तो ये मान लो कि फिल कर दिया मैंने, इसे फिल कर दिया, तो इसके अंदर वाला जो वॉइड जनरेट हुआ होगा वहाँ पे स्पेस तो होगा ना, तो उसी को बोलते हैं 3D वॉइड। ठीक है। 2D 3D नेम से ही पता चलता है। हाँ, तो ये 2D वॉइड में क्या कर रहा है कि वर्ड्स जनरेटेड बाई सर्कल्स, द वर्ड विच आर जनरेटेड बाई सर्कल्स, वही है चीज़ें जो सर्कल से जनरेट हो रही है, मतलब 2D पे बात कर रहा है। जो सर्कल से जनरेट हो रही है वो उसी को कहते हैं हम 2D वर्ड्स। ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स 2D वर्ड्स में भी, 2D वर्ड्स या तो ट्रायंगुलर वर्ड हो सकता है 2D, और एक दूसरा क्या है स्क्वायर प्लेनर वर्ड हो सकता है। ठीक है। पहला एक ट्रायंगुलर वर्ड हो सकता है, दूसरा स्क्वायर प्लेनर। चलिए देखते हैं कैसे होते हैं ट्रायंगुलर एंड स्क्वायर प्लेनर वर्ड। नेक्स्ट पेज पे तो ये हो गया हमारा। देखो ये एक रख दिया उसने, ये एक स्पेस रख दिया, स्फीयर सॉरी सर्कल रख दिया, एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया, और इसके बीच में जो ये जनरेट हुआ है इसी को हम बोलते हैं वर्ड। और ये किस टाइप का है, और ये वर्ड है स्क्वायर प्लेनर टाइप का। ठीक है। और इसको कोऑर्डिनेशन नंबर वर्ड के कैसे निकालते हैं, तो जो जितने नंबर ऑफ एटम्स मिलके उस वर्ड को जनरेट करेंगे उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वर्ड। ठीक है। तो इस वर्ड को बनाने के लिए कितने आइटम है, तो 1 2 3 4। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वर्ड का। और ये कैसा दिख रहा है, मैं स्क्वायर प्लेन टाइप का दिख रहा है वर्ड, इसको हम बोल देंगे स्क्वायर प्लेनर वर्ड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायंगुलर वर्ड कैसा होता है। तो 3 आइटम्स को हम रख देंगे ऐसे, 2 आइटम को रख देंगे और उसके बीच में तीसरा आइटम ऐसे प्लेस कर देंगे तो हमें ट्रायंगुलर वर्ड मिल जाएगा। कितने आइटम मिलकर बना रहे हैं इस वर्ड को, तो 3, तो इसके लिए क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो जाएगा। इसने लिख रखा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ वर्ड इज द नंबर ऑफ एटम दैट क्रिएट अ वर्ड। ठीक है। जितने उस वर्ड को क्रिएट करने के लिए जितने नंबर ऑफ एटम्स यूज होते हैं उसी को हम बोलते हैं वर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, उस वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 3D वर्ड के बारे में। ठीक है। तो 3D वर्ड
तो कह रहा है कि 3D बोर्ड फॉर्म होता है 2D बोर्ड से फॉर्म होता है, मतलब 2D बोर्ड्स रहते हैं ऐसे 2D आइटम्स को सबसे पहले हम फर्स्ट लेयर रखते हैं। देखो ये वाला लेयर जो है ना, ये ब्लैक कलर वाला जो दिख रहा है ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। एंड जो ये ब्लू कलर ये डाल रखा है ये इसके ऊपर जस्ट प्लेस कर रहा है, ये ब्लैक के जस्ट ऊपर ऊपर से हमने रख दिया, तो ये सेकेंड लेयर हो गया, ठीक है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, ओके। तो फर्स्ट लेयर हो गया। अब देखो 3 आइटम्स हमने पहले ब्लैक वाले रख दिए, ठीक है। उसके अगर 3 आइटम्स हमने ब्लैक वाले रख दिए, एक 2 आइटम्स पहले रख के और उसके नीचे एक ये वाला ब्लैक रख दिया, तो हमें 2D बोर्ड मिल गया। और 2D में ये कौन सा बोर्ड दिख रहा है, हमें ट्रायंगुलर टाइप का बोर्ड दिख रहा है। बट इस बार हमने क्या किया कि 3D बनाने के लिए इस तीनों आइटम्स के पहले तो रख दिया, उसके बाद इसके ऊपर जस्ट एक आइटम प्लेस कर दिया, ठीक है। एटम्स आइटम्स का मतलब आप वो देख सकते हैं, कोई भी स्फीयर जैसा, ठीक है। तो इसको जब हम प्लेस करेंगे तो हमें एक 3D टाइप का वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो होगा खाली टाइप का वर्ड रहेगा, उसी को हम बोल देते हैं 3D वर्ड। और वो वर्ड कितने आइटम से मिलकर बना है, तो 4, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और उस वर्ड कुछ टेट्राहेड्रल टाइप का दिखता है, तो उसका हम टेट्राहेड्रल वर्ड बनते हैं, ठीक है। फॉर्म बाय यूजिंग ट्रायंगुलर वर्ड, ट्रायंगुलर वर्ड 2D के ट्रायंगुलर वर्ड से मिलकर ही बनाया जाए टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनेगा। एक ये डिफरेंट टाइप का वर्ड हो गया। दो हमने 2D के वर्ड ये देखे थे, एक था ट्रायंगुलर वर्ड और एक था स्क्वायर प्लेनर वर्ड। हम 3D में 3 वर्ड देखेंगे, 3 टाइप के वर्ड। पहला है टेट्राहेड्रल वर्ड, सेकंड है ओक्टाहेड्रल वर्ड एंड थर्ड है क्यूबिकल वर्ड। तो सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने रेड वाला आइटम रख दिया। तो जो रेड वाला आइटम दिख रहा है ना, ये सबसे सबसे फर्स्ट लेयर है, ठीक है। रेड वाला आइटम फर्स्ट लेयर है। अब इस फर्स्ट लेयर के ऊपर हमने सेकेंड वाला आइटम रख दिया, सेकेंड लेयर रख दिया। ये सेकेंड लेयर है ब्लैक वाला, एंड जो ब्लू दिख रहा है वो थर्ड लेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 लेयर बने। यहाँ पर तो जब टेट्राहेड्रल बोर्ड में देख रहे थे हमारे पास 2 लेयर थे, लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल बोर्ड में देखेंगे तो इसमें हमारे पास 3 लेयर हैं। एक तो पहले रेड वाला लेयर होगा, ठीक है। उसके ऊपर हम ऐसा, देखो ऐसा है ना कि हम लोग ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक तो रेड वाला आइटम तो होगा नहीं, बहुत सारे आइटम्स के साथ रेड वाले अटैच होंगे। सॉरी मैं रेड यूज कर लूँ इसके लिए। देखो एक ऐसा होगा, एक बहुत सारे रेड वाले आइटम अटैच होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। बट हमने अपने सिंप्लिसिटी के लिए एक दिखा रहा है ताकि चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो। ताकि हमारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो, ठीक है। तो बहुत सारे आइटम रेड वाले के साथ अटैच होंगे। ये बहुत सारा गंदा हो चुका है बोर्ड। हाँ तो ये हमारा हो गया बहुत सारा। यहाँ पर रेड वाला आइटम अटैच होंगे, ऐसे 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 लेयर बना के बैठे होंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट लेयर हमने बोली है रेड वाला को, एंड ब्लैक वाला सेकंड लेयर उसके ऊपर हमने दिया। तो अब देखेंगे तो इसके बीच में जो ये वर्ड जनरेट हुआ है ना, यही होता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, Q6 होगी, क्योंकि एक तो पहले रेड वाला आइटम आ गया, कंट्रीब्यूट करेगा। सेकंड ये चार सेकंड लेयर में ये 4 आइटम हो गए ब्लैक वाले, और थर्ड लेयर में ये 1 ब्लू आइटम हो गया। तो 6 आइटम्स हो गए, वर्ड को बना रहे हैं, तो इसके हम बोल देते हैं इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और इसमें क्या होगा, 2D वाले स्क्वायर प्लेनर वर्ड से मिलकर बने होते हैं। देखो ये 2D जैसा दिख रहा है ना स्क्वायर प्लेनर ब्लैक वाले आइटम से, तो इसलिए बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वर्ड से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिकल वर्ड। अब क्यूबिकल वर्ड कैसा होता है, तो 4 आइटम्स हो गए, फर्स्ट लेयर में रख देंगे 4 ब्लैक वाले आइटम्स, और उस चारों आइटम्स के
एटम्स के ऊपर एटम्स रख देंगे, जस्ट उसके परपेंडिकुलर ऊपर रख देना अटैच, ठीक है, उसके ऊपर ले जाकर रख देंगे एटम। तो ये सेकेंड लेयर हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड लेयर हो गया। तो हम जैसे ऐसे जनरेट करेंगे तो हमारे पास एक वर्ड मिल जाएगा, ये वाला एक वर्ड मिलेगा। और ये कितने आइटम्स मिलकर बना रहे हैं, तो 8, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। इसको बोल देते हैं हम क्यूबिकल वर्ड, एक क्यूब के जैसा ये वर्ड शेप दिखता है इसका, ठीक है। तो ये हमारा क्यूबिकल वर्ड हो गया। अब देखते हैं कि हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड हम 2 टाइप से बना सकते हैं, वो तो अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड बने, हमने फर्स्ट टाइप से दिखाया था। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमने 3 एटम्स को एक प्लेन में रख दिया, ठीक है, फर्स्ट लेयर ये 3 एटम्स का हो गया। अब हम इसके परपेंडिकुलर जस्ट एटम के ऊपर हमें एटम रखना है, तो अब हम इसको ऐसे अरेंज करते हैं कि जो 2 एटम्स के बीच में है वहाँ पर एक एटम रख देते हैं, और इस तरह से इसके नीचे 2 एटम्स रख देते हैं। तो हमें एक यहाँ पर एक स्पेस दिखेगा यहाँ पर, और ये जो है स्पेस, ये भी ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। ये भी ट्रायंगुलर पेनस वो 2, देखो इसमें क्या होगा ना, देखो मैं एक सेकंड होल्ड ऑन। देखो ये बोर्ड बनाने के लिए देखो सबसे पहले जब हम 2D वाला लेयर रखेंगे, जब हम ये ब्लैक वाला लेयर रखेंगे तो हमें एक ट्रायंगुलर बोर्ड मिलेगा ऐसा टाइप का, ठीक है। और इसके ऊपर जब हम ब्लू वाला लेयर रखेंगे तो हमें एक ऐसा वर्ड मिलेगा, ठीक है। और ये वाला जो वर्ड मिलेगा इसी को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है। तो हमने वर्ड पढ़ लिया, हमने सिंपल बेसिक चीज़ें देख ली, हमने वर्ड भी देख लिया। वर्ड 2 टाइप के हो सकते हैं, एक 2D वर्ड था, एक 3D वर्ड था। 2D में हमने देखा था कि एक था स्क्वायर प्लेनर वर्ड, एक था ट्रायंगुलर वर्ड। 3D में हमने देखा कौन कौन से वर्ड थे, एक टेट्राहेड्रल वर्ड, एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड एंड एक क्यूबिकल वर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अरेंजमेंट्स, कैसे अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से। हम देखा था कि बेसिक वाला चीज़ में कि 2D अरेंजमेंट होता था, 1D अरेंजमेंट होता था, 3D अरेंजमेंट होता था। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि 1D अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ सॉलिड क्रिस्टल। तो देखो अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो 1D अरेंजमेंट की बात कर लेंगे पहले। तो 1D अरेंजमेंट क्या है कि सिंपल हम क्या करेंगे, एटम्स के बगल में एटम रखना है, ठीक है, एक लीनियर फॉर्म में। एक पहला एटम रख दिया, इसके बगल में जस्ट ये पहला एटम रख दिया, इसके बगल में जस्ट दूसरा एटम रख दिया, इसके बगल में तीसरा एटम रख दिया, ठीक है। हमें कुछ नहीं करना, बस एक एटम का लीनियर फॉर्म बनाना है, लीनियर फॉर्म, ठीक है। इसका ये वाला हो गया, फिर ये वाला आइटम रख दिया। तो हम देखेंगे कि एक 1D टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है। 1D का मतलब ये होता है कि लीनियर लाइन के जैसा। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो एक आइटम, हम किसी भी बीच वाले आइटम को हम हमेशा वैसे आइटम को कंसीडर करते हैं जिसका इन्वायरमेंट कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड हो, मतलब इसका इन्वायरमेंट हम ट्राई करते हैं कि जिसका मैक्सिमम ऑक्यूपाइड हो उसका इन्वायरमेंट, जो मतलब मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिल सके। अब इन साइड वाले से लेंगे तो ये क्या इन्फॉर्मेशन है, बगल वाले आइटम के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, बट बीच वाले हम आइटम देख रहे हैं तो इससे 2 आइटम अटैच्ड है, ठीक है। इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं, मतलब अच्छी मिलेगी, बेटर एज कम्पेयर टू साइड वाले आइटम से, टर्मिनल वाले आइटम से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो आइटम है, ये वाला ब्लू वाला जो मैंने ड्रॉ किया, इस आइटम से 2 आइटम अटैच्ड है बगल में, ठीक है, डायरेक्टली 2 आइटम अटैच है, इसलिए हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देंगे 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया कि टू डिफाइन प्रॉपर्टी सिलेक्ट दैट एटम विच हैज कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड इन्वायरमेंट। वही है, देखो मैंने वही चीज़ बोली कि हम उसी आइटम को सेलेक्ट करते हैं जिसका इन्वायरमेंट कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड हो, तभी हम प्रॉपर्टी को अच्छे से डिफाइन करें। अब इसको हम जब डिफाइन करें, इसके अकॉर्डिंग जब हम किसी सॉलिड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते क्या बोलेंगे हम, एटम के पास कितने हैं, 1 कोऑर्डिनेशन नंबर है, नहीं,
इसके हमें साइड वाले आइटम के बारे में हमें पता ही नहीं। यहाँ पर तो हमें पता चल रहा है कि साइड में 2 आइटम लगे, यहाँ पर तो ये तो होगा ही नहीं कि 1 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका, इसलिए ये मैक्सिमम हमें प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉर्नर मोस्ट आइटम इज 1। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इसकी, अगर इसकी बात करेंगे तो 1 है, इसकी मतलब ये अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएगा सॉलिड की प्रॉपर्टी को। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आइटम इज द नंबर ऑफ आइटम दैट इज डायरेक्टली टच टू द आइटम। डायरेक्टली जो आइटम इस आइटम को टच करेगा, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, वही हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो इस आइटम को, ब्लू वाले आइटम को कितने आइटम टच कर रहा है डायरेक्टली, 1 और 2। ये तो इनडायरेक्ट टच है, ये तो इसको टच भी नहीं कर रहा है, ये तो इस आइटम को टच कर रहा है ना। ठीक है, तो हम इसी दोनों को कंसीडर करेंगे जो डायरेक्टली टच कर रहे हैं। ये तो वर्ड के बारे में लिखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, ये तो हम पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वर्ड इज द नंबर ऑफ वर्ड दैट क्रिएट दैट वर्ड। ठीक है,